और पहली खबर में आज हम बात करेंगे नक्सल समस्या को लेकर और केंद्र सरकार के नए नजरिए की। केंद्र सरकार ने अब नक्सलियों से बातचीत का रास्ता बंद कर दिया है। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अब किसी भी हिंसक घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए राज्यों की पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी केंद्र वो सब मुहैया कराएगा। वैसे समस्या के जड़ से निदान के लिए केंद्र ने एक संतुलित नजरिया अपनाने पर भी जोर देने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सली समस्या से जूझ रहे राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को अहम बैठक की। गृह मंत्री ने साफ कहा कि नक्सलियों से लड़ाई में संसाधन की कमी आड़े नहीं आएगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिवों के साथ नक्सल प्रभावित 10 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डीजीपी भी शामिल हुए। सीआरपीएफ और बीएसएफ के प्रमुख और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में नक्सलवादियों से निपटने, समस्या का हल ढूंढने और संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बलों की सुविधाओं को लेकर तमाम अधिकारियों ने अपने सुझाव रखे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि नक्सलियों से सरकार की किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं होगी। हालांकि इस समस्या के हर पहलू पर ध्यान देकर इसका हल तलाशने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। नक्सलवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य सरकारों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को साझा तंत्र बनाकर और तालमेल स्थापित करके काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों को विशेष भत्ते और पदोन्नति देकर उनका मनोबल बढ़ाने पर भी सुझाव दिए गए। जानकार मानते हैं कि सरकार को नक्सलवाद से निपटने के लिए गोली की बजाय बोली की नीति पर काम करना चाहिए। कि सारी समस्याओं का जो असली समाधान होता है वो बातचीत से ही होता है, कभी भी हिंसा और प्रतिहिंसा से नहीं होता। इसलिए गोली से नहीं, बोली से, ये हमारा नारा है। पिछले कुछ समय में बड़े नक्सली हमलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा जिले में 11 मार्च को माओवादियों ने 16 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 28 फरवरी को नक्सली हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। पिछले साल मई में दरभा नक्सली हमला और अप्रैल 2010 का दंतेवाड़ा नक्सली हमला शामिल है। पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा नक्सल पीड़ित 9 राज्यों में सुरक्षा कर्मियों समेत 12,000 से ज्यादा लोग नक्सलियों के हाथों मारे गए। नई सरकार बनने के बाद नक्सल समस्या को लेकर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ पहली बार बात हुई है। बैठक में गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2199 मोबाइल टावर लगाने जैसी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। करीब 500 किलोमीटर सड़कों का 10,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य करने की भी योजना है। सरकार एक विशेष फोर्स बनाने की भी तैयारी में है। हालांकि देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि नक्सलवाद एक सामाजिक समस्या है जिसका हल डंडे के बल पर नहीं निकाला जा सकता। नक्सलवाद ने गुज़श्ता सालों में सैकड़ों लोगों की जान ली है। नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास और इस समस्या के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझे बिना शायद नक्सलवाद की समस्या का हल ढूंढना मुमकिन नहीं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो देश के लिए नक्सल समस्या एक बड़ी समस्या रही है और हाल के कुछ वर्षों में बड़े हमले हुए हैं जिसमें एक बड़ी जनहानि सामने आई है। यूपीए सरकार ने कहा था कि 2010 में उसने दावा किया था कि अगले 3 साल में इसे खत्म कर दिया जाएगा, इस पर काबू पा लिया जाएगा। नई सरकार बनी, नई सरकार भी कह रही है कि अब बातचीत के रास्ते बंद हो गए। अगर नक्सली हिंसक वारदातों में शामिल होते हैं या फिर उन्हें अंजाम देते हैं तो उसका जवाब अलग तरीके से दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समस्या का निदान होगा या फिर इससे समस्या और बढ़ चलेगी। बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मैं परिचय करा दूं, स्वामी अग्निवेश हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नक्सली इलाकों में उन्होंने कई बार बड़े अहम रोल अदा किए हैं जब मध्यस्थता की बात आई है। स्वामी अग्निवेश, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जो कि बताएंगे और समझाएंगे कि असल में किस तरीके की समस्याएं सुरक्षा बलों के सामने होती हैं जब नक्सल इलाकों में या फिर नक्सलियों से निपटने की बात आती है। और राजनीतिक प्रतिनिधियों के तौर पर कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा हैं, स्वागत है पंकज जी आपका। और हमारे साथ अमन सिन्हा है, बीजेपी के प्रवक्ता। अमन, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अमन, जो आज ये बैठक हुई बहुत अहम बैठक बताई जा रही है और एक पिछली सरकार से अगर मैं तुलना करूं
एक नया स्टैंड दिख रहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा, यह हर सरकार कहती थी, लेकिन बातचीत नहीं होगी अगर वो हिंसा में शामिल हैं। क्या वाकई ये एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आपको लगता है कि समस्या खत्म कर पाएंगे? देखिए कविंद्र जी, नक्सलिज्म एक ऐसी समस्या है जो कि पूरे देश के सामने एक चैलेंज है और कई दशकों से इस समस्या को पूरा देश जूझ रहा है। और आज जो नक्सल प्रभावित प्रदेशों की जो बैठक हुई और वहाँ के मुख्य सचिव और वहाँ के डीजीपी भी साथ में थे, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और ये यही दर्शाता है कि सरकार बनाने के बाद हम लोग नक्सलिज्म की समस्या को उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए उसको टॉप प्रायोरिटी हम लोग अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं। जहाँ तक बातचीत का प्रश्न, ये सब एक रणनीतिक प्रश्न है कविंद्र जी, और बातचीत अगर अभी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होगी। और जो इनपुट्स हैं, जो सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के इनपुट्स हैं, वो सब हम लोग तो उसके प्रिवी नहीं हैं, तो इसलिए मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना कोई ठीक नहीं होगा। पर ये जो बातचीत की पॉलिसी है ये तो काफ़ी समय तक रही और इससे कुछ परिणाम निकलता हुआ तो नहीं दिख रहा। और हम लोगों ने यही कहा है कि अगर कहीं पे कोई हिंसा हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये नहीं है कि उसके बाद फिर कोई इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जिससे कि नक्सलियों को टाइम मिलता है कई बार रीग्रुप करके और फिर दोबारा अटैक करने के लिए। और ये एक रणनीतिक फैसला है और अगर कोई ऐसा प्रपोजल भी अभी सामने नहीं है बातचीत का, अगर ऐसा कोई प्रपोजल कभी होगा तो सरकार उसको उस समय कंसिडर करेगी। पर जो कदम जो सरकार ने आज घोषणा की है, जिनकी कविंद्र जी बहुत स्पेसिफिक और कदमों पर भी बनाऊंगा कि करके जो तमाम कदमों की चर्चा हुई है, लेकिन उससे पहले पंकज, क्या कांग्रेस सरकार की जो नीति थी आपको लगता है कि वो कारगर रही थी? चिदंबरम साहब खासे सख्त माने जाते थे नक्सल समस्या को लेकर। 2010 में उन्होंने बयान भी दिया था कि अगले 3 साल में इसको हम कंट्रोल कर लेंगे या पूरी तरीके से काबू में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो नई सरकार की जो नई चाल दिख रही है नक्सल समस्या को लेकर, इससे कितना एग्री कर रहे हैं या फिर क्या आपके वो पॉइंट्स हैं जहां पर आप डिफर करते हैं? मैं सिर्फ एक बात पर डिफर करता हूँ। बहुत अच्छा है, नक्सल समस्या से निपटने के लिए पिछली सरकार ने भी बहुत से कदम उठाए, ये सरकार भी उठाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। ये जो आप कह रहे हैं और अमन जी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल में जिस तरह के कदम उठाए नक्सल समस्या से निपटने के लिए, उनको आप देखें तो पाएंगे, और आंकड़े मेरे पास हैं, कि लगातार इस तरह की वारदात में कमी आई। पिछले 3 वर्षों में जितनी कमी नक्सल घटनाओं में आई है वो आपके सामने है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत सा बजट मुहैया कराया गया। देश में 9 ज़िलों में जो 9 राज्यों में जो 106 ज़िले हैं जहां इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा है, वहां इस समस्या के समाधान के लिए विकास योजनाओं पर तेज़ी से ध्यान देना शुरू किया, यूपीए की सरकार ने किया। 2006 में गृह मंत्रालय ने एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए अलग डिवीज़न बनाया। 2010 में प्रधानमंत्री ने, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। उसमें कई अहम फैसले किए गए जिनको तेज़ी से लागू किया गया, और उसके नतीजे के तौर पे हमने देखा एक झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए एक यूनिफाइड कमांड बनाई गई। 10 अलग रिजर्व बटालियंस बनाने का काम उसी ज़माने में हुआ। ये कई सारे कदम थे जो फाइलों में दिखे, लेकिन मेरा असल सवाल यही था कि क्या इसका इम्पैक्ट, इसका असर हकीकत में दिखा? न सिर्फ नक्सल घटनाएं आप भले ही संख्या में कहें कि कम हुई हों, लेकिन जनहानि के लिहाज से देखें तो ज्यादा बड़े हमले हुए हैं पिछले 3 वर्षों में। जनहानि के हिसाब से कुछ राज्यों में 1-2 बड़े हमले हुए और उसमें कांग्रेस के भी बहुत से लोग मारे गए, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि घटनाएं भी तेजी से घटी और मारे जाने वाले लोगों की तादाद भी तेजी से घटी। आप कह रहे हैं कि और वही नीतियां ये सरकार हाँ फॉलो कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए। अग्निवेश जी, 2 बातें मैं समझना चाहूंगा आपसे। एक दावा जो कि कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में यूपीए की गतिविधियों और उसकी नीतियों के चलते नक्सल समस्या में कमी आई या फिर घटनाएं कम हुई। दूसरा ये कि ये जो नई सरकार जिस रास्ते पर बढ़ना चाह रही है, आप लगातार कह रहे हैं कि गोली नहीं बोली के जरिए बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कैसे बात होगी? बोली की भी बात देखी गई, उसके नतीजे क्या उतने ज्यादा अच्छे थे? या कंपैरिजन किया जाए, बनस्पति जहां पर गोली की बात होती रही है वो ज्यादा अच्छा दौर था? मैं ये बात साफ करना चाहूँगा कि अभी तक सरकार ने
बोली के रास्ते, बातचीत के रास्ते पर एक कदम भी ईमानदार तरीके से आगे नहीं बढ़ाया है। केवल और केवल बंदूक के सहारे, गोली के सहारे ही उन्होंने समाधान का रास्ता अपनाया है। ये दुर्भाग्य है कि यदि हम पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, चाइना से बात कर सकते हैं, नागा विद्रोहियों से बात करके समाधान निकाल सकते हैं, मिजो विद्रोहियों से बातचीत करके समाधान निकाल सकते हैं, तो माओवादियों से बातचीत करके समाधान का रास्ता क्यों नहीं ईमानदार तरीके से किया जाता। मेरे पास चिट्ठी मौजूद है जिसमें बाकायदे पूरे सीपीआई माओइस्ट के पॉलिट ब्यूरो के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने सिग्नेचर करके मुझे भेजा कि आपकी जो सरकार कह रही है चिदम्बरम जी की बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और चिदम्बरम जी उस समय केवल 72 घंटे के लिए कह रहे थे कि हिंसात्मक गतिविधियां दोनों तरफ से बंद हो जाएं। एब्जोरिंग वायलेंस उनका ये फ्रेज था, एब्जोर वायलेंस फॉर 72 आवर्स। उनका जवाब ये था कि 72 आवर्स तो बहुत कम होंगे, हम तो 3 से 6 महीने और 9 महीने तक के लिए भी ये बंदूक बंद करके आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं चिदम्बरम जी की चिट्ठी को लेकर के तिहाड़ जेल में मैं मिला, जो कोबाड गांधी जी उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर जेल में हैं अभी। उन्होंने स्वागत किया इस बात का कि हाँ ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। मैं उसी चिट्ठी को लेकर के रायपुर के सेंट्रल जेल में नारायण सन्याल जी से मिला, वो भी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर अभी भी जेल में हैं। उन्होंने स्वागत किया बातचीत का रास्ता, लेकिन वो बातचीत का रास्ता क्यों नहीं आगे बढ़ता, ये सरकार क्यों नहीं पूछती। और अभी भी मैंने राजनाथ सिंह जी को गृह मंत्री बनने के बाद 2 चिट्ठियां लिखी हैं और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप मुझे भी कुछ सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा इस समस्या के समाधान के लिए। तो अग्निवेश जी क्या ये माना जाए कि पिछली सरकार ने जो कदम उठाए, किरण कहीं नजर आती जी, जो पिछली सरकार ने कदम उठाए थे और जो चिदम्बरम साहब की पॉलिसी हुआ करती थी समस्या को लेकर, वो पूरी तरीके से आप कह रहे हैं विफल रही है? जी, पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने बातचीत की तरफ ईमानदारी से कोई कदम नहीं उठाया। जो बातचीत के लिए वो तैयार थे, आगे आकर के उन लोगों को उन्होंने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। चेरकुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद, और आज तक उसकी न्यायिक जांच नहीं कराई जा रही है। मैं केवल एक मांग कर रहा हूं कि यदि वो सही मुठभेड़ था तो न्यायिक जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन उस सरकार ने इनकार कर दिया। मैं आपने जो कहा है, तैयार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनके ऊपर चिदम्बरम जी का प्रभाव था और उन्होंने वो नहीं होने दिया। उसका मैं जवाब लूंगा, उसका बख्शी साहब आपके पास आऊंगा। पंकज जी, क्या वजह है कि स्वामी अग्निवेश जैसे लोग जो कि सरकार और नक्सलियों के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, अगर वो भी निराश रहे नीतियों को लेकर, तो फिर कैसे ये दावा करें आप कि हमारी नीतियां कारगर रही हैं और उसने अपना असर या अपना रंग दिखाया, समस्या कुछ कम हुई? देखिए, स्वामी अग्निवेश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो इस पूरी समस्या को एक अलग अंदाज से देखते हैं। किसी भी सरकार को इसी समस्या को एक दूसरी निगाह से देखना होता है। जिस घटना का या जिन घटनाओं का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। बातचीत की बात भी सरकार नहीं सुन रही थी। बातचीत के लिए तैयार थे नक्सली, हमेशा बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए एक तरीके से। यूपीए की सरकार का हमेशा एक ही स्टैंड रहा कि जब तक आप हिंसा नहीं त्यागेंगे तब तक किसी भी आतंकवादी संगठन से, ये खाली वाम आतंकवादी संगठनों का मसला नहीं है, किसी भी तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से तभी बातचीत हो सकती है जब वो हिंसा त्यागें और संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करें। उसमें कभी यूपीए की सरकार को, कांग्रेस के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य में रही या केंद्र में रही, कभी कोई ऐतराज नहीं रहा। जी बख्शी साहब, पिछली सरकारों में हमने देखा, आपने भी समझा और हालात समझे और देखा भी किस तरह की घटनाएं हुई हैं। नीतियां भी देखी आपने कि गोली की बात भी होती थी, बोली की बात भी होती थी, जिसकी बात स्वामी अग्निवेश कर रहे हैं। नई सरकार का स्टैंड दिख रहा है कि हिंसक घटनाओं में शामिल जो होंगे अगर, तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन बातचीत के रास्ते बंद नहीं होंगे। असल में क्या इस समस्या को लेकर हम कहीं गलत जगह वार कर रहे हैं, गलत जगह हमला कर रहे हैं इसकी जड़ में जाने की बजाय, या फिर वाकई रास्ता ही यही है ये निपटने का? देखिए, इस प्रॉब्लम को परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। आपके पास आज के दिन 15,000 आर्म्ड माओइस्ट कार्डर्स, 15,000 आर्म्ड माओइस्ट कार्डर्स जो कि आपकी पीएलए की जो प्लाटून्स, कंपनीज और बटालियंस के अंदर संगठित हैं,
और जिन्होंने जो अर्धसैनिक बलों पे हमला करके 75-76 मारे हैं एक एक एनकाउंटर के अंदर, बड़े बड़े इस तरह के एनकाउंटर किए हैं, ये बहुत घातक फोर्स है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में केवल 4 से 4,500 आर्म टेररिस्ट थे। जितने हम मारते थे उतने पाकिस्तान और भेज देता था। उन्होंने 20 साल हमारी सेनाओं को बिजी रखा। हमारी 6 से 8 डिवीजन वहां पे भारतीय सेना की लगी रही उस टेरेन के अंदर। और ये जो जंगल का इलाका है, ये तो आइडियल गुरिल्ला टेरेन है। आप इस देश के सामने जो खतरा है उसे समझ नहीं रहे। और अब ये माओवादी, इनका जो मिलाप है चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ हो गया है, आईएसआई के साथ हो गया है। हथियार वगैरह वहां से लेने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन जो है पीएलए मणिपुर के जरिए इनके पास, उल्फा के जरिए इनके पास हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हैं इनके खिलाफ लड़ा ना जाए, इनसे बातचीत की जाए? अरे साहब, आपका कोई घर जला रहा है, आप वो घर की आग नहीं बुझाएंगे, आप बातचीत करेंगे किससे? क्या बात करेंगे आप, जो कि 75-76 जवान मार रहे हैं आपके? 30% आपके देश की जो आपकी टेरिटरी है वो आपके नियंत्रण में नहीं। ये तो लानत है किसी देश के लिए भी। आपका जो उस इलाके में जो कोयला है, जो एल्यूमिनियम है, जो आयरन है, वो आप नहीं निकाल सकते, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जा रहा है। लेकिन बख्शी साहब, एक दलील अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक दलील जो दी जाती है, विदेशी एनजीओ से पैसा खाई हुई जी, विदेशी एनजीओ से पैसा खाई हुई कई संस्थाएं हैं जो हमारे ऑपरेशंस को रोक रही है। और बख्शी साहब, क्या ये दलील सत्यता के करीब है, हकीकत से दूर है कि नक्सलिज्म के पीछे का कारण वहां का विकास ना होना, या फिर वहां के लोगों का पूरे सिस्टम के साथ एक दूर खड़ा कर देना, उसको हाशिए पर खड़ा कर देना, क्या ये नहीं था? देखिए, विकास तब हो सकता है जब वहां पे अराजकता ना हो, वहां पे शांति हो। जब आपका कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां जाता है और अपहरण कर लिया जाता है, कोई आपका वहां पे कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर सकता क्योंकि उस पे गोली चलेगी, जहां 76 पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, आप समझते हैं एक निहत्था गांव प्रधान या पटवारी या तहसीलदार जाएगा? आप कह रहे पहले हिंसा रुके उसके बाद विकास कर रहे हैं हम। पहले हिंसा रुके फिर विकास बढ़ाया जा सकता है। पहले हिंसा रोकनी होगी, फिर आप कुछ वहां डेवलपमेंट कर सकते हैं। दोनों पहलू हैं, अलग अलग समर्थक, अलग अलग जो पक्ष के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं विकास होगा, हिंसा अपने आप रुक जाएगी। बख्शी साहब कहते हैं हिंसा रुके तभी विकास का दिया वहां जलाया जा सकता है। सरकार करेगी क्या? देखिए, हम लोग दोनों ही पहलुओं को डील कर रहे हैं और इसीलिए जो आज जो बैठक हुई, जो गृह मंत्री ने बैठक ली, उसमें सरकार का जो कड़ा रुख है नक्सलिज्म की समस्या से निपटने के लिए, वो स्पष्ट रूप से सामने आया। अगर कोई भी हमला होता है तो उसकी प्रतीकात्मक कार्रवाई की जाएगी और पूरे जोर से की जाएगी। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, वह इसी बैठक में साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि कैसे जो है वहाँ तक नक्सली प्रभावित जो भी इलाके हैं वहाँ तक एक्सेस जो है फोर्सेस का भी हो, वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क भी हो, किस तरह से रोड एक्सेस हो, वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन टावर्स लगें, जो उन इलाकों में हमारे सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं उन लोगों को एक अलग से विशेष भत्ता दिया जाए, और एक ग्रे हाउंड फोर्स जो कि स्पेशलाइज्ड हो इस तरह की जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, जैसे हमारे मित्र जनरल बख्शी साहब बात कह रहे थे, और वो उन सब एरिया में वो डेडिकेटेड फोर्स काम करे और वो एक कमिटेड फोर्स हो जो कि इस समस्या का निजात दिलाने के लिए वो कटिबद्ध हो। तो ये सारे जितने पहलू हैं उन सबको आज की बैठक में उसको डील किया गया और उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या स्पेसिफिक मेजर्स लेने हैं वो भी सरकार ने डिसाइड किया, और जल्दी ही आपको ये इंप्लीमेंट होकर इसका एक्शन आपको स्पष्ट दिखेगा। और जो सरकार का जो कड़ा रुख है वही आज की बैठक से, जो अगर मोटी बात आप कहें तो नक्सलिज्म की समस्या के प्रति जो सरकार का जो कड़ा रुख है वो स्पष्ट हुआ आज की बैठक से। स्वामी अग्निवेश, क्या ये न माना जाए, आंकड़े कहते हैं कि भले ही नक्सली हिंसा बढ़ी हो लेकिन उसका सबसे ज्यादा खामियाजा आदिवासी लोगों को ही भुगतना पड़ा है, चाहे वो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के मामले हो या फिर नक्सलियों का आतंक हो और उनके हमलों में वहां के स्थानीय लोगों की दुर्दशा हो। अब सवाल यह है कि बातचीत अगर होगी तो होगी कैसे, और जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं, क्या हिंसा के बीच
आप कह रहे हैं कि बोली, ये कैसे मुमकिन है? जी, जिस समय मलकानगिरी के कलेक्टर का अपहरण किया था, उस समय हमारी उस सरकार ने बातचीत के रास्ते से ही समाधान निकाला, मध्यस्थ लोगों को बुलाया और किसी तरीके से बल प्रयोग न करके उन्होंने अपने कलेक्टर को छुड़वाया। इसी तरह कुछ समय के बाद सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टर BD शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल जैसे लोगों को मध्यस्थ बना करके और वहाँ तक बल्कि उनकी दवाई भिजवा करके इन सब चीज़ों से उसका समाधान निकलवाया। बल प्रयोग नहीं किया। बल प्रयोग करते थे, उनको डर था कि उनका कलेक्टर ख़त्म हो जाता, वहाँ पर गला रेत करके उसकी हत्या हो गई होती और इनका बल प्रयोग किसी काम नहीं आता। इनके 5 सिपाहियों को नक्सली अपहरण करके ले गए जंगल में, बस्तर के घने जंगलों में ले गए। बल प्रयोग के द्वारा इन्होंने उसका समाधान नहीं कर पाए। 18 दिन के बाद मैं अपने साथियों के साथ जाता हूं और हम उनके साथ बीच में बैठ करके और उनको छुड़ा करके ला करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को देते हैं। उसमें खुली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन, उसमें वो कहते हैं कि बातचीत ही शायद एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर रमन सिंह का एक प्रेस स्टेटमेंट है लाइव इंटरव्यू के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तो इनके ऊपर ऐसा कुछ आ जाता है विपत्ति का, तब तो ये बातचीत से रास्ता ढूंढते ही ढूंढते हैं अपने कलेक्टर को या किसी को छुड़ाने के लिए। लेकिन आम तौर से बातचीत के लिए जब हम कहते हैं कि एक सस्टेन डायलॉग हो, लगातार आप ऐसा काम कीजिए कि आपके जो जेल में बैठे हैं पॉलिट ब्यूरो के सदस्य, आप उनमें से 4 को 5 को निकाल करके कुछ दिनों की एक पेरोल पर निकालिए, एक मकान पे रखिए, उनसे बातचीत शुरू कीजिए, देखिए कि एक कदम आगे बढ़ती है कि नहीं बातचीत। और ये तत्कालीन गृह मंत्री उस समय के गोपाल पिल्लई जी इस बात से सहमत थे कि ये रास्ता हमें निकालना चाहिए। अब सरकार यदि आज भी चाहे कि रास्ता निकल सकता है तो वो भी रास्ता खुला रखें। सख्ती से कर करके तो देख लिया इन्होंने, आज जब तक तो कोई हिंसा की समाधान शुरुआत निकला नहीं। हुई, जब हिंसा की शुरुआत नहीं, ऐसा है, देखिए जी, मैं बख्शी साहब, स्वामी अग्निवेश बताएं। जी की बात से एग्री। इस तरह की जो है डिस्करेजिंग बातें कि भारत का देश जो है विपत्ति में आ गया और ये आ गया, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मुझे नहीं लगता उचित है और मैं इससे ऑब्जेक्ट करता वो कह रहे हैं हूँ। कि दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नक्सली जो हैं, अगर वो अपने आर्म्स ले डाउन करते हैं, सरेंडर करते हैं और हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं तो और कोई प्रपोजल होता है तो सरकार जरूर उस समय उस बात को कंसिडर करेगी। पर बात ये अभी जो रणनीतिक फैसला है वो ये है, पर रणनीतिक फैसले जो सुरक्षा के जो भी डायनामिक्स हैं उसको देख के और फिर उस स्थिति के अनुसार बदल भी सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जो वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो जनता भी है वो ये जो नक्सली समस्या है इससे निजात करने के लिए वो भी अपनी लेवल पे लड़ेगी। जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, देखिए मैं कहना चाह रहा था कि स्वामी अग्निवेश जी ने खुद अभी एडमिट किया है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बेचारे वहां पे जो है डेवलपमेंट का कार्य करने गए, उनको अपनी पेन्स के लिए देवर जस्ट किडनैप्ड हो गए, उनकी जान पे आकर बन गई और सरकार को उनकी जान बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए बातचीत पे मजबूर करना पड़ा। वो कहना, ये देखिए साफ जाहिर है कि ये जो माओविस्ट हैं ये स्कूल बिल्डिंग्स उड़ा रहे हैं, ये पुल उड़ा रहे हैं, ये वहां पे रोड नहीं बनने दे रहे ताकि डेवलपमेंट ना हो जाए, क्योंकि डेवलपमेंट हो जाएगी तो आक्रोश खत्म हो जाएगा और फिर ये कैसे लोगों को लड़ाएंगे। बख्शी साहब, यही मेरा सवाल था अग्निवेश जी से। अग्निवेश जी, ये वहां पे मोबाइल टावर नहीं बनने दे रहे। तमाम विकास के कार्यों को पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। अगर लड़ाई सिस्टम से है, लड़ाई विकास को लेकर है, तो क्या यह मुमकिन नहीं था कि उस विचारधारा में उसे जगह मिलती कि जहां पर विकास कार्यों में वो सहयोग करते, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसका विरोध का दूसरा तरीका हो सकता है, हिंसा के जरिए या ब्लैकमेलिंग के जरिए आप ये कहें कि हमारी मांगों को आप मान्यता दें या फिर जो हम कहते हैं वो सही है। क्या ये वाकई मुमकिन नजर आता है आपको हिंदुस्तान में? छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के जो केवल बहुत सघन नक्सली क्षेत्र हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो भी बहुत से जिले हैं, बहुत से इलाका है आदिवासी बहुल, जहां पर उनका निर्मम शोषण हो रहा है।
उनके खदानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, वहां पर क्यों नहीं उनके साथ न्याय करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, सब केवल नक्सली समस्या के ऊपर ही तो केंद्रित नहीं है। सामाजिक आर्थिक विकास करना है, और 65 सालों से आपने उन गरीबों को, उन दलितों को, उन आदिवासियों को इस तरह वंचित समूह बना के और विस्थापन पर विस्थापन उनका हो रहा है। तो ये कौन अग्निवेश सी जी, तो विकास क्या की नीति है? क्या पिछली आज सरकार भी हमारे ने जो आदिवासी भूमि विकास अधिग्रहण मंत्री कानून, हैं, वन जुएल ओरांव संरक्षण, जी, कई सारे कानून लेके आए जहां पर वन अधिकार का मामला था, जमीन का मसला था, क्या उनसे कोई फायदा आपको नजर नहीं आता? वो ऐसे कानून हैं जो कि बेकार या बेगार नजर आते हैं उन इलाकों में जहां पर वो लागू नहीं हुए। आपकी सरकार की अपनी रिपोर्ट देखिए, है कि वो कानून अभी एक तक लागू मिनट, नहीं एक हुए। मिनट। इंदिरा गांधी ने 1974 में ट्राइबल सब प्लान की बात की। आज वो कहां गया ट्राइबल सब प्लान, मैं पूछना चाहता हूं। 1996 में पार्लियामेंट ने पेसा एक्ट पास किया, पी पेसा, वो क्यों नहीं लागू हुआ आज तक? 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया, वो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? मैं आपकी सरकार की रिपोर्टों के हवाले से कह रहा हूं जी। मेरा अपना कोई अलग कोई जी, अग्निवेश जी, जो आपने सवाल खड़ा किया मैं पूछूंगा अमन से, उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि जी। पूरे आदिवासी इलाके के लिए संविधान सम्मत कोई रास्ता निकालिए। जो संविधान लिखा है, जिसकी कसम खा के आप बैठते हैं, चलिए। उसको लागू कर दीजिए, नक्सली समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जीडी बख्शी साहब, जो बात अग्निवेश कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जो कानून बने ना तो लागू हुए, अगर लागू हुए तो उसमें सिर्फ शोषण होता रहा, लेकिन क्या इस पूरी, मैं कहूं, हालात के बदलाव के लिए, मैं फिर एक बार उसी सवाल पे आ रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि जो सामने समस्या है उसको दबा दिया जाए, या फिर उसके जड़ में जाकर उसको खत्म करने का कोई प्रयास आपको नजर आया पिछली सरकारों में, या नई सरकार के लिए कोई मैप आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं नई सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। पहले तो जिन्होंने हथियार उठाए हैं, जो वहां पे अराजकता फैला रहे हैं, जो वहां पे डेवलपमेंट कार्य रोक रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत नहीं कि उस इलाके में ऑपरेट करे, वो उनको पैसे दिए बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। और अगर वो कुछ कार्य करने की, आप स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं, स्कूल उड़ा दिए जाते हैं, पुल उड़ा दिए जाते हैं, रोड तो वो बनने नहीं देते, रोड में आईडीज बिछा रहे हैं, आए दिन नुकसान कर रहे हैं। देखिए, ये एक हिंसक प्रवृत्ति है, इससे लड़ना होगा। आत्मसमर्पण नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल। एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश, किसी ने 2 हथियार उठा लिए, आप उसके सामने नाक रगड़नी शुरू कर देंगे कि सिवाय बातचीत के और कोई जरिया नहीं है? ये सरकार है, मजाक हो जाएगा फिर तो। जीडी बख्शी साहब, आपको जो हथियार बंद है, जाहिर किया है वो बिल्कुल जायज है। क्लियर, होल्ड, बिल्ड। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग पहले एरिया को ये हथियार बंद वालों से साफ करें, होल्ड करें, फिर बिल्ड करें। चलिए, ऐसा ही हो सकता है। बख्शी साहब, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। वक्त अमन, आखिरी सवाल, जो तमाम सवाल लगातार मैं कहूं कि नक्सली समर्थक लोग या उनके हितों के पैरवी करने वाले लोग उठाते रहे हैं, कई कानूनों का जिक्र होता है कि सरकारों ने बनाए, लागू नहीं हुए, क्या इस दिशा में भी कोई ठोस कदम नई सरकार से? देखिए, जो संविधान का पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेडिकेटेड है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, और मुझे नहीं लगता जो भी कानून जो संसद से पास हो गए हैं या कहीं पे पेंडिंग नहीं है, अगर दोनों हाउस से पास हो गए हैं तो वो सरकार का मैंडेट है, सरकार उसको एकदम इम्प्लीमेंट करेगी, उसमें कोई दोहराए नहीं है। और जहाँ पे अगर कहीं पे कोई समस्या है और अगर हमारे ध्यान में लाता है तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। पर मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो कमिटेड है नक्सलिज्म की समस्या को दूर करने में, और सुरक्षा के लेवल पे भी जो कुछ हो सकता है वो हम करेंगे, और विकास के लेवल पे जनता को साथ में लेके जनता का विकास करके जो कुछ हो सकता है वो सब करेंगे। संक्षेप में सर, 10 सेकंड में। जी, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए भारत का संविधान कहता है कि वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होने चाहिए। आप पूरे 3 प्रांतों में, छत्तीसगढ़, अग्निवेश साहब, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि कई सारे कानून थे जिसके बारे में जिक्र संविधान में था। कई प्रदेशों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं स्वामी अग्निवेश जी, कई प्रदेशों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, तो इसलिए आप उसको नहीं है महाराज,
चल भाई मैं बता रहा हूँ है एक जिला दिखा आपको, दीजिए। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में। अलग स्टेट है। जिला क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कितने स्टेट में। मीनाक्षी साहब, नॉर्थ अग्निवेश ईस्ट साहब, छोड़ दीजिए, अमन मैं साहब, नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कह रहा, मैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये बड़ी चर्चा है, बड़ा इन मुद्दा तीन है। प्रांतों में एक लेकिन भी देश में जहां जहां वक्त की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काउंसिल्स दिखा बन दीजिए। सकते वक्त की थे, पाबंदी है, इसमें वैधानिक माफी रूप से उन चाहूंगा। सब जगह बनाया गया। अमन साहब माफी चाहूंगा, वक्त की पाबंदी है, मुझे इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी आज की पहली खबर।